अध्याय में हमने भाग में देखा था कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। उन कारणों को मौलिक कारण कहा गया। आपको मैंने इतिहासकार थ्यूसिडाइडस के बारे में बताया था कि जो ग्रीक इतिहासकार थे उन्होंने किसी भी घटना, विद्रोह, क्रांति के संदर्भ में कहा था कि किसी भी घटना के दो कारण होते हैं, मौलिक और तात्कालिक कारण। मौलिक कारण उस घटना के जड़ में बहुत पहले से चला आ रहा होता हुआ कारण है, जबकि तात्कालिक कारण किसी घटना के रूप में घटती है और मौलिक कारणों के साथ जुड़कर वो घटना घटित करवा देती है। ये थ्यूसिडाइडस ने कहा। तो थोड़ा सा तात्कालिक कारण पर बात करते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह या स्वतंत्रता संघर्ष है, उस स्वतंत्रता संघर्ष में चर्बी वाले कारतूस की घटना, चर्बी वाले कारतूस की घटना, चर्बी वाले कारतूस की घटना, इसको तात्कालिक कारण माना जाता है। सेना में एक नई राइफल आई थी जिसको इनफील्ड राइफल कहा जाता था। इसके पहले पारंपरिक राइफलों का प्रयोग जो है सेना में की जाती थी। चर्बी वाले कारतूस की घटना, सेना में जो है वो रॉयल इनफील्ड राइफल आई थी और उस राइफल को जेम्स पेरिस ली ने इस राइफल का आविष्कार किया था। ये अमेरिकन थे और इस राइफल इनफील्ड राइफल की खूबी यह थी कि यह 550 गज तक आसानी से मार कर सकते थे। इसके पहले जो राइफलें थी सेना में वो पुरानी हो चुकी थी, इसमें मैगजीन लगी हुई थी और बारूद भर के फिर गोली को भरना होता और उस गोली के आवरण को, कवर को दांतों से खींचना होता था। भारत में सेना के आधुनिकीकरण के लिए हेनरी होल्डिंग एक अंग्रेज थे। हेनरी होल्डिंग ने ये प्रयास किया कि सेना का आधुनिकीकरण किया जाए। इसलिए हेनरी होल्डिंग ने के समय ये राइफल जो है, इस राइफल की बड़ी विशेषता यह थी कि क्रीमिया के लड़ाई में जो यूरोप में लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में इस राइफल को बहुत सफलता मिली थी। अब चूंकि भारतीय सेना में हिंदू और मुसलमान सब लोग थे, ज़्यादातर हिंदू थे और ऊंचे, हिंदू और मुसलमानों में भी ऊंचे वर्ग, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये लोग अधिक थे और मुसलमानों से सिख और पठान, ये लोग सेना में ज़्यादा काम कर रहे थे। तो कहा जाता है कि राइफल के गोली को के कवर को चर्बी से बनाया गया था और इस तरह ये विस्फोट हुआ। भारतीय सेना में काम करने वाले सैनिकों के दिमाग में ये बात आई कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजी सरकार जानबूझकर काम कर रही है। तो इस कारण सबसे पहले मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर को गोली मार दी और बैरकपुर छावनी, 10 मई की ये घटना 1857 की, वहाँ से विद्रोह आरंभ हुआ और फिर एक एक उसके बाद दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, आगरा, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, बरेली, अपने बिहार तक, जगदीशपुर, यहाँ तक कि बम्बई में भी ये विद्रोह फैल गया। धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को दबाया। इसकी चर्चा हमने की थी। मैंने ये ऊपर लिखा है कि उसके बाद क्या हुआ। एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि उसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ।
तो आपसे एक सवाल किया जाता है बार बार, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है? गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है? ये अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आपको मालूम है ये 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद की चीजें हैं। उसके पहले भारत में जो शासक होते थे उनको इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से? किस नाम से? गवर्नर जनरल के नाम से। ये कंपनी के प्रतिनिधि थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट निजी कंपनी थी और उसके मेंबर लोग अपने अधिकारी को भारत में नियुक्त करते थे, उसको गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता था। 2 अगस्त 1858 को भारत के गवर्नर जनरल जो उस समय थे, लॉर्ड कैनिंग, यह भी एक सवाल पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भी लॉर्ड कैनिंग थे। चूंकि इन्हीं के समय, यह भी एक सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। ये दिमाग में रखना है। महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ कि 2 अक्टूबर 1858 को ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पारित किया कि जिसके हिसाब से ये कहा गया कि भारत जैसे महत्वपूर्ण उपनिवेश का जिम्मा किसी निजी कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए भारत का शासन अब सीधे ब्रिटेन की संसद के हाथों में दे दिया गया। भारत का शासन जो है ब्रिटेन के संसद में के द्वारा शुरू किया गया और यहाँ पर वायसराय की नियुक्ति की गई। इनके सहयोग के लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें 14 लोग उनके मंत्रणा के लिए होते थे, लेकिन अधिकार के रूप में उनके पास बहुत कुछ नहीं थे। कुछ लोग चुन के जाते थे, लेकिन अक्सर वो अंग्रेजों के पिट्ठू लोग होते थे। तो एक सच है कि 1857 की क्रांति के बाद पहला चीज ये हुआ कि भारत का शासन जो है वो गवर्नर जनरल से हट के वायसराय के हाथ में चला गया। दूसरी बात क्या हुआ कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राजापहरण का सिद्धांत, जो देसी नरेशों राजाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था कि जिनको अपने बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होंगे, उन राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया, तो उसको ब्रिटेन की सरकार ने समाप्त कर दिया। जो समझौते थे वो जैसे थे उस रूप में मान्यता दी गई। साथ ही साथ भारतीयों को कुछ छूट देने का प्रावधान किया गया। इससे संबंधित इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया और इलाहाबाद के उस दरबार में भारतीयों के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीयों ये कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो आगे अन्य क्षेत्रों में अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाएगी, भारतीय जनता के सुख दुखों का ध्यान रखेगी, भारतीय नरेशों राजाओं के साथ जो पहले समझौते हुए हैं, भारतीय नरेशों के प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। क्या की गई? अंग्रेजी सैनिक बढ़ाए गए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में बढ़ाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1:7 माने 1 ब्रिटिश सैनिक और 7 भारतीय सैनिक, इसको समाप्त किया गया। और क्या किया गया? 1:2 माने 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेजी सैनिक को रखा गया। ये चीज भी आपको दिमाग में रखना है। एक बहुत बड़ा साजिश अंग्रेजों ने यह भी किया 1857 की क्रांति के सच, इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था कि उस क्रांति की कई ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आज भी है और इतिहासकारों ने जाति की थी। तो हिंदू मुस्लिम के नाम को बंटवाना, हिंदू मुस्लिम ये बांटा गया, हिंदू मुस्लिम बांटा गया।
हिंदू और मुस्लिम बांटा गया। वो कैसे बांटा गया? तो उन लोगों को मालूम था कि भारत के लोग अपना राजा किसको बना रहे थे? एक मुसलमान को बना रहे थे। तो भारतीय लोगों की एकता खत्म हो, इसके लिए उन लोगों ने धीरे से षड्यंत्र के तहत हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की। इसके अलावा एक चीज और आप जो बार बार सुनते हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए कि आप सुनते हैं जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, तमाम अपने रेजिमेंटों का नाम सुना है। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में तमाम सभी जाति के लोग एक साथ रहते थे। अब जाति के आधार पर सेना को बांट दिया, क्षेत्र के आधार पर सेना को बांट दिया, ताकि वो ये लोग एक साथ न बैठे, एक साथ न आए। जैसे ये लोग चाहें उनका इस्तेमाल, भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल अंग्रेजी शासन में जैसे लोग चाहें वैसे कर सके। दूसरी सेना में एक और बदलाव किया गया। वो बदलाव क्या था? तो जो महत्वपूर्ण, जैसे तो खाना था उनका, आर्टिलरी जो भारी हथियार थे, तो पहले भारतीय सैनिकों को भी वहां रखा जाता था, भारतीय लोग भी उसमें रहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद इन सारे चीजों से भारतीय लोगों को अलग कर दिया। मैंने जहाँ तो खाना था उसका कोई प्रभाव किसी भारतीय लोग को नहीं दिया जाएगा। चूंकि उनको भय था कि ये हथियार उनके हाथ लग जाए और फिर कुछ हो जाए। तो ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा सच ये भी है कि उस क्रांति के बाद जो हम कहते हैं कि नहीं भारत में हिंदू मुसलमान इस सब का जन्म 1905 में हुआ, तो नहीं साहब, 1905 में नहीं हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने 1858 से ही हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो ये सब उसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आगे आपको बहुत ये फायदा पहुंचाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।